नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में वनपाल वन रक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में वनपाल वन रक्षक के संपूर्ण सिलेबस की पीडीएफ के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, शाकंभरी, अजमेर। तो दोस्तों, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य अजमेर शाकंभरी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और चौहान वंश अथवा चाहमान वंश एक भारतीय राजपूत राजवंश था। इस राजवंश के संस्थापक राजा वासुदेव चौहान को माना जाता है। और चौहान के मूल रूप से शाकंभरी वर्तमान में सांबर लेक टाउन में अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों। और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अजय राजा ने राज्य को राजधानी को अजमेर, आधुनिक अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। इसी कारण से चमन शासकों को अजमेर के चौहानों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में कि मारवाड़ का महाराणा प्रताप व मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे जाना जाता है? राव मालदेव, राव रायमल, उदय सिंह या राव चंद्रसेन। दोस्तों, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राव चंद्रसेन जोधपुर के राजा थे। वह अकबर के खिलाफ 20 साल तक लगातार लड़ते रहे। और मारवाड़ के इतिहास में इस शासक को भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राज राव चंद्रसेन को मेवाड़ के राणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। और राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह वहाँ का शासक बना था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया गया है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह बारहट, माणिक्यलाल वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के साथ मिलकर 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और जयपुर, जोधपुर, बूंदी, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि में राजस्थान सेवा संघ की शाखाएं खोली गई। और राजस्थान सेवा संघ में बेंगू, बिजोलिया, बूंदी आदि किसान आंदोलनों तथा उदयपुर में भील आंदोलनों को नेतृत्व भी प्रदान किया। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन 44 सालों सालों तक चला था, लगातार 44 वर्षों तक, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला या रियासत कौन सी थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। दोस्तों, कन्या कन्या वध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला या रियासत वह थी कोटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा महाराव राम सिंह था। और कोटा राज्य में महाराव राम सिंह ने सर्वप्रथम 1831 में मानव व्यापार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु सिंह ने 1822 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ दिया गया कि बादशाह का मेला कहाँ भरता है? अजमेर, कैंकड़ी, नसीराबाद, ब्यावर। दोस्तों, बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्यावर में धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह का मेला एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। और वर्ष 1851 से यह सभी समुदाय के लोगों का त्यौहार है, जिसमें माहेश्वरी समाज के लोग बादशाह को सजाने का कार्य करते हैं। और इस त्यौहार के महत्व को देखते हुए राजस्थान पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन मेले के रूप में मान्यता दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ दिया गया है बरवा डूंगरी की तलहटी में किस लोक देवी का मंदिर है? आई माता, नारायणी माता, शीतला माता, शिला देवी। दोस्तों, बरवा डूंगरी की तलहटी में नारायणी माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नारायणी माता भारत के राज्य राजस्थान के अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में स्थित बरवा डूंगरी की तलहटी में नारायणी माता प्रसिद्ध मंदिर लोक तीर्थों में से एक है। और विजय राम और उनकी पत्नी रामवती की शिव भक्त से एक कन्या करमेती का जन्म हुआ।
जो कि आज नारायणी माता के नाम से जानी जाती हैं, वो कि चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1006 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैशाख कृष्ण तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? नाग पंचमी, आखा तीज, ऋषि पंचमी, छोटी तीज। दोस्तों आखा तीज जो है वह वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन गंगा स्नान करने तथा भगवत पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? आहोर, पाली, माउंट आबू, सिवाना। दोस्तों राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का दुर्ग माउंट आबू में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अचलगढ़ का एक गिरी दुर्ग है दोस्तों, जो कि सिरोही में स्थित है। 900 ईस्वी के लगभग परमार शासक ने इसका निर्माण करवाया, जो आगे चलकर 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इसको नया रूप दिया, मतलब इसका जीर्णोद्धार करवाया। और अचलेश्वर महादेव परमार शासकों के देव थे, उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम अचलगढ़ पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, जयसमंद, राजसमंद और सांबर। दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो है सांबर झील, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण जल खारे पानी की झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कि काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग में कौन सा है? माही और चंबल, बनास और काली सिंध, लूणी और जोजड़ी, और परवन और बाणगंगा। तो दोस्तों माही नदी को काठल की गंगा कहा जाता है और कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। सोम, जाखम, ताप, चाप, अनास, मोरेन इस माही नदी की सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी जनावा पर्वत बाग्यू पॉइंट महू से निकलती है, जिसका प्राचीन नाम चंबरणवती था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, दूधराज, कौवा और फाख्ता। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। और मोर अपने पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर का वैज्ञानिक नाम पेवोप्टेरस है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड वो ग्रह कहलाते हैं। और सौरमंडल के 8 ग्रह बाएं से दाएं इस प्रकार हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 अतिरिक्त बौने ग्रह भी है दोस्तों, जो सीरस, प्लूटो और एरिस। दोस्तों इस वीडियो में कम से कम आपके 250 से 300 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। जैसे अभी मैंने हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, तो उसके साथ ही हमारे ये क्लियर हो गया कि हमारे घर में 8 ग्रह कौन से हैं बाएं से दाएं, और बौने ग्रह कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। इस तरह से आपके कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, और इन्हीं में से मिलेंगे लगभग आपके 70% क्वेश्चन तो इन्हीं में से मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को एक बार अगर नहीं देखो 2 बार देखना। और इस इनकी सबकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए वीडियो पे लगातार बने रहो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 2013 में, 2004 में, 2006 में, 2010 में। दोस्तों दर्रा राष्ट्रीय अभयारण्य को 2004 में वह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 11 अप्रैल 2013 को भारत सरकार ने इसे राज्य की तीसरी बाघ परियोजना में घोषित कर दिया गया। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में की गई। स्थान है यहाँ गागरोनी दुर्ग, रावट महल, अबलीमेणी का महल और बांडोली मंदिर यहाँ पे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? जय सिंह, रतन सिंह, लाल सिंह उस्ता, हरि सिंह। दोस्तों हवा महल का डिजाइन लाल सिंह उस्ता के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में करवाया और इसमें 953 खिड़कियां हैं। हवा महल 5 मंजिला है और यह 5 मंजिल इस प्रकार है: शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, सूर्य प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया? देवगिरी पहाड़िया, सुंदा पहाड़िया, मानगढ़ पहाड़िया, गुप्तेश्वर पहाड़िया। दोस्तों राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा पहाड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुंदा पहाड़िया पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया है और राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर भीनमाल जो कि जालोर में है 20 दिसंबर 2006 से प्रारंभ हुआ। दूसरा रोपवे मनसापूर्ण करणी माता मंदिर जो कि उदयपुर में है और तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। चौथा रोपवे सामोद वीर हनुमान मंदिर चौमू में है और 25 मई 2019 को शुरू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदाई और हरिहर। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की। हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला और नाहरगढ़ का किला। दोस्तों फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रकूट पहाड़िया चित्रांग मौर्य ने करवाया था। यह राज्य प्राचीनतम दुर्ग एवं दक्षिण पूर्वी द्वार हैं। इस दुर्ग में 1303, 1554, 1567-68 के मध्य 3 शाखे हुए। इस दुर्ग में 7 द्वार हैं। विजय स्तंभ भी इस दुर्ग में स्थित है जिसका वास्तुकार जेता था और यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? दोस्तों पचपदरा झील में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर 98%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और पचपदरा झील बाड़मेर में नमक का उत्पादन खारवाड़ जाति के जो लोग हैं वह मोरली नामक झाड़ी है उसके उपयोग से नमक को बनाते हैं। यह झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मतलब सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी नहीं है, सबसे ज़्यादा खारा पानी इसी में है। इसमें उत्तम किस्म का नमक उत्पादित होता है क्योंकि यह नमक में सोडियम क्लोराइड की 98% तक मात्रा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि महाराजा गजसिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर और जोधपुर। दोस्तों महाराजा गजसिंह जोधपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महाराणा गजसिंह जोधपुर के शासक थे। महाराणा गजसिंह को दलित भवन की उपाधि मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रदान की। 1630 में जहांगीर ने गजसिंह को महाराजा की उपाधि दी। गजसिंह के समय राजगुण रूपक ग्रंथ की रचना की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू हुआ? 1953 में, 1935 में, 1963 में, 1936 में। दोस्तों 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पंचायती अधिनियम 1953 में लागू हुआ। इसके तहत राज्य में पहली बार चुनाव फरवरी 1954 में संपन्न हुए और 1959 में पंचायती समितियों का जिला परिषद की स्थापना के लिए राजस्थान पंचायती समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? दोस्तों राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंटुलाटा, प्रोसोपिस सिनेरेरा, सीरियडियम गुआजावा, ओरिजा सातिवा।
दोस्तों राजस्थान का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है, जिसे रेगिस्तान का गौरव या थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे 1983 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1 जून 1955 ईस्वी में की गई और 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। 1991 तथा 2001 में भारत सरकार ने इस उद्यान को पर्यटन विभाग के सबसे अनुकूल पर्यटन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सम्मानित भी किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1976 में, 1973 में, 1975 में, 1970 में। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसके बारे में जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई और इसके जनक जोधपुर राजस्थान निवासी कैलाश सांकला को कहा जाता है। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में की गई, जो कि रणथंभौर में की गई थी और राज्य में वर्तमान में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? बीकानेर, अलवर, टोंक, भरतपुर। दोस्तों महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और महाराजा सूरजमल के समकालीन एक इतिहासकार ने उसे जाटों का प्लेटो कहा है। एक आधुनिक इतिहासकार ने उनकी स्पष्ट दृष्टि और बुद्धिमत्ता को देखकर उनकी तुलना ओडिशा से की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है? बूंदी, खेतड़ी, बाड़मेर और टोंक। दोस्तों खेतड़ी जो है उसको ताम्र नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र के खेतड़ी नगर, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है, को राजस्थान का ताम्र नगरी कहा जाता है। इसे इसे तांबा परियोजना के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1967 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? 1977, 1980, 1962, 1967। दोस्तों जयपुर की महारानी 1962 में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और गायत्री देवी 1962 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा स्थापित स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार के रूप में जयपुर संसदीय क्षेत्र में पूरे देश में सर्वोच्च बहुमत से चुनाव जीत लिया। उसके बाद 1967 वह 1972 के चुनाव में विजय होकर लोकसभा में गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? मानगढ़, अलवर, कमलनाथ और देवगिरी। दोस्तों दौसा शहर का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दौसा की स्थापना धुलेराम ने 1137 में की। बड़गुजरों को हराकर उसे ढूंढाड़ आंचल की प्रथम राजधानी बनाया। यह देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है दोस्तों। और 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से पृथक कर दौसा जिले की स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ दिया गया कि उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी। दोस्तों नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कंचनजंगा हिमालय जो पश्चिम में तैमूर नदी से गिरा है, उत्तर में लहोनक नदी और जोंगसांगला और पूर्व में तीस्ता नदी से घिरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर,
जोधपुर, जैसलमेर और झुंझुनू। दोस्तों पोखरण जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पोखरण जो है जैसलमेर में भारत के दोनों परमाणु परीक्षण किए गए हैं। पहला परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। इस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। दूसरा परीक्षण जो हुआ था दोस्तों 11 तथा 13 मई 1998 को हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, जैसलमेर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़ और राजसमंद, मेहरानगढ़ और जोधपुर, जूनागढ़ बूंदी और रणथंभौर सवाई माधोपुर। दोस्तों कुंभलगढ़ राजसमंद में ये सही रहेगा, मेहरानगढ़ जोधपुर में ये भी सही है, जूनागढ़ बूंदी में ये गलत है दोस्तों, और रणथंभौर तो सवाई माधोपुर में है। मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है और इसके निर्माता जो है महाराजा राय सिंह है तथा उनके द्वार पर रायमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था, लेकिन 1192 में वह उससे हार गया? पृथ्वीराज तृतीय, गजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और रामनाथ द्वितीय। तो दोस्तों सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन वह 1192 में उससे हार गया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। उसमें पृथ्वीराज की विजय हो गई और उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी विजय हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें भी लिए गए हैं, इसलिए उसको ज़रूर देखना। और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और कावेरी। दोस्तों सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सोन गंगा की दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी है। सोन के अलावा बेतवा, केन, टोस भी गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, जबकि यमुना, घाघरा, गंडक, बस्ती, रामगंगा, करनाली, सरयू जिसके किनारे अयोध्या बसा है, ताप्ती, कोसी उत्तर की ओर आकर मिलने वाली नदियां हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब गतिशील क्षेत्र के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी या दरियान। दोस्तों रेत के टीले जो हैं उनको राजस्थानी भाषा में दरियान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ढोर तो हमारी भेड़ बकरियों को और जानवरों को कहते हैं, और रोहिड़ा जो होते हैं वह पेड़ मरुस्थल का सागवान है, क्योंकि रोहिड़ा जो है राजस्थान का राजकीय पुष्प है। और रोहिड़ा पेड़ और जो खेजड़ी पेड़ है वह राजस्थान का गौरव व थार का कल्पवृक्ष है। खेजड़ी को 1953 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा, हिमालय, विंध्य, अनाईमुड़ी। दोस्तों हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो 24,000 वर्ग क्षेत्र में फैला है, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सागरमाथा है, जो कि जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक साहब का मकबरा स्थित है? रणथंभौर के किले में, जालोर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में और तारागढ़ के किले में। दोस्तों राजस्थान का जो इस्लामिक संत मलिक साहब हैं उसकी जो मकबरा है वह है जालोर के किले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रणथंभौर के किले में तो पीर सहरुद्दीन की दरगाह है, और चित्तौड़गढ़ के उसमें दरगाह हजरत दीवाने शाह की वो है मकबरा, और तारागढ़ के किले में हजरत पीर हुसैन सैयद सिंह सवार की दरगाह है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी, घेंघा, स्कर्वी और रिकेटस। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग स्केटस है। डी मतलब ऑप्शन नंबर डी, रिकेटस। इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, बेरी-बेरी जो है विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है, और घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। इनकी कमी से ये रोग होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने, ईश्वरी सिंह द्वितीय ने, माधव सिंह ने और प्रताप सिंह ने। दोस्तों, जयपुर शहर की स्थापना जो है हमारे महाराजा सवाई सिंह राजा द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जयपुर की स्थापना नवंबर 1727 में सवाई जय सिंह द्वारा की गई। जयपुर का जो पुराना नाम था दोस्तों वह था जयनगर, और जयपुर को पहले जयनगर के नाम से जाना जाता है, और जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है अभी। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लगातार आती रहेगी। अलग अलग भी वीडियो आएगी इसमें, जैसे कि राजस्थान का भूगोल, संपूर्ण भूगोल एक ही वीडियो में, दैनिक विज्ञान, गणित, मैथ, मतलब सबकी वीडियो आएगी लगातार अब। इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? जमुबाई माता मंदिर, करणी माता मंदिर, केला देवी मंदिर, जीण माता मंदिर। दोस्तों, करणी माता मंदिर जो है देशनोक बीकानेर में स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। चैत्र शुक्ल आश्विन नवरात्रों में देशनोक में विशाल मेला भरता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को माताजी के विशाल ओरण की परिक्रमा की जाती है। 10,000 बीघा में विस्तृत देववन ने बोरडी बेर के वृक्षों की प्रधानता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1982 में, 1981 में, 1985 में और 1984 में। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। रामनाथ कोविंद जी जो हैं उनके द्वारा 2020 में इसका नाम बदल दिया गया। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में से एक वर्तमान मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ दिया गया कि इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? अपाह, अमृतम, सिंधु और सराह है। दोस्तों, इंडस को जो है संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं मनुष्य थे, उन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे। और जो सिंधु सभ्यता में सबसे जो महत्वपूर्ण पशु था ना, वह था एक सींग वाला गेंडा था दोस्तों, तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुब्बड़ वाला सांड था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम गुजरात से, महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, संसद भवन दिल्ली या जलियांवाला बाग पंजाब। दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध जो दांडी मार्च जो मार्ग है वह है साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दांडी मार्च गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू किया। इसमें गांधी जी ने 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलकर एक नमक कानून बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने उसको तोड़ दिया। और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए और कुल 24 दिनों तक यह यात्रा चलती रही। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों, जो सरोजनी नायडू जो हैं वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1985 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में
ए.ओ. हाम, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा के नेतृत्व में की गई। इसकी स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन 1884 था और 1966 में कांग्रेस के दो दल बन चुके, एक था गरम और एक था नरम दल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और रोलेट सत्याग्रह। दोस्तों चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय है, वह असहयोग आंदोलन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आए, तभी अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को तेज करने तथा स्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन की चलाने की योजना बनाई गई और 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, तापी और साबरमती। दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाने वाली नदी वह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। इस पर पोलावरम सिंचाई परियोजना संचालित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरम उत्पादन, खाद्य कृषि उत्पादन, दूध उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। दोस्तों हरित क्रांति का जो जनक है वह नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और जो हरित क्रांति है वह है खाद्य और कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन 1966-67 को कहा जाता है और तत्कालीन खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति का प्रणेता कहते हैं। इसकी शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़िया की मूल निवासी हैं? टोडा, जारवा, कोंद और खड़िया। दोस्तों जो नीलगिरी पहाड़ियों के जो मूल निवासी हैं वह है टोडा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। यहीं पर भारत का पहला जीव संरक्षित क्षेत्र 1986 स्थित है तथा यूनेस्को की सूची में शामिल जीव संरक्षित क्षेत्र 2001 भी यहीं है और केरल में साइलेंट वैली की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल की वो भी यहीं पर स्थित हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। दोस्तों सूर्य के संपर्क में आने से या फिर हमारे सूर्य में के तप में रहने से हमारे शरीर में विटामिन डी की उत्पन्न मात्रा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अब कौन कौन से विटामिन में क्या क्या पाया जाता है, किस किस चीज़ में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है या फिर पाया जाता है। पहले बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए जो है अंडे, फर्टिफाइड अनाज, हरी सब्जी, गाजर और पीली सब्जी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद बात करें विटामिन बी की, यह मछली, पनीर, खोया, दूध, पाउडर, काजू, केला इसमें पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, सेब, केला, बेर, मुनक्का इसमें पाया जाता है विटामिन सी। उसके बाद विटामिन डी की बात करें तो इसके मुख्य स्रोत में अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, विटामिन डी युक्त दूध और मक्खन होते हैं और उसके साथ ही धूप सेकना इसका प्रमुख स्रोत है, मतलब धूप में बैठना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जलापूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर,
भरतपुर नहर और हनुमानगढ़ नहर। दोस्तों राजस्थान में मरुस्थलीय भूभाग की जलापूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो राजस्थान में जो गंग नहर है उसको राज केनाल नाम से जाना कहते हैं और यह राजस्थान की मरुगंगा भी कहलाती है और राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसके जनक इंजीनियर कुंवर सेन थे। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ। नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित हैं 5, 10, 2 और 9। मतलब दोस्तों राजस्थान में कितनी किस्म की मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह 5 मृदा जो पाई जाती है वह कौन कौन सी हैं? पहली एंटीसोल, वर्टिसोल, एल्फीसोल और एनसेप्टिसोल और एरिडोसोल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। दोस्तों हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा शहर हैं वह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है वह किसका प्रतीक है? सत्य का, साहस और बलिदान का, समृद्धि का और दृढ़ निश्चय का। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो केसरिया रंग है वह साहस और बलिदान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो कि देश की शान है उसका वर्तमान प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 है। इसके अशोक चक्र में 24 तीली हैं दोस्तों और केसरिया रंग जो है वह देश की ताकत और साहस को प्रदर्शित करती है और सफ़ेद रंग सत्य को और शांति को प्रदर्शित करती है और हरा रंग जो है देश के शुभ विकास तथा उर्वरता को दर्शाता है। दोस्तों सबसे पहले जो तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज वह 22 अगस्त 1907 को मैडम कामाने जर्मनी में स्टार्टगार्ड नगर में फहराया था। यह हो गए दोस्तों हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विथ राकेश पर मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पर मैं अपने संपूर्ण जितने भी ये जो प्रश्न हैं उनके पीडीएफ डालता रहूँगा और उनके सिलेबस की भी पीडीएफ मैं आपको मेरे उसी टेलीग्राम चैनल पर डालूँगा जो कि आपको लगभग 2 या 3 दिनों में या फिर दीपावली पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक वनपाल वन रक्षक की तैयारी करने वाले अपने दोस्तों के पास शेयर करो।